अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज अमेरिका से पाकिस्तान एक खसूसी मेहमान आए हुए हैं और वो अमेरिकी सदर के मुशरिक वस्ता के खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ हैं, जो कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल CEO भी हैं। और आज पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने डिजिटल अदायगियों में जिद्दत के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान का क्रिप्टो कारोबार करने वाला इदारा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ एक कंपनी है, उनके साथ जो डिजिटल हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगी, उस हवाले से ये MOU साइन हुआ है। और इस हवाले से पाकिस्तान ने बहुत थोड़े अरसे में बड़ी पेशरफ्त दिखाई है और इसके नतीजे में यहाँ पे डाटा सेंटर्स और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए इंशाअल्लाह ट्रांजैक्शन होंगी और उम्मीद की जाती है कि इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी इस्टेब्लिश होगा, जिसकी आज इंतहाई अशद ज़रूरत है। अब नाजरीन, जैक विटकॉफ के जो वालिद हैं स्टीव विटकॉफ, वो ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर ईरान के साथ जारी तनाज़े में मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। और वाज़े रहे कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जो है वो 3 हफ़्तों से जारी था और इसमें अब तक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कल सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट करके ईरान में लोगों को मुज़ाहरे जारी रखने का पैगाम भी दिया था और कहा था कि जल्द मदद आने वाली है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए अफराद को तेज़ ट्रायल करके उनको सज़ाएँ भी सुनाई जाएंगी। और आपको याद होगा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ख़बरदार किया था कि अगर ईरान ने मुज़ाहिरीन को फांसी की सज़ा दी तो वो बहुत सख्त जो है वो कार्रवाई करेंगे। जबकि आज ही अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक 26 साला एहतजाजी कारकुन इरफान सुल्तानी को आज फांसी की सज़ा सुनाई दी जा सकती है। तो नाज़रीन, एक तरफ अमेरिका ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमरीकी सदर ट्रंप की निजी कंपनी के साथ शराकत दारी बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में हलचल है। अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द ही महमूद अचकज़ई बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफाई हो जाएंगे। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन अकबर ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने के मुतवक्के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। अकबर एस बैबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि कोई सज़ा याफ्ता शख्स सियासी फैसलों का मजाज नहीं और महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर इमरान खान ने नामजद किया था, जो सज़ा याफ्ता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ईरान की सूरत हाल पाकिस्तान को भी मुतासिर कर सकती है और क्या महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर का मनसब संभाल सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान अफरा सियाब खटक साहब। आपका ताल्लुक जो है नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट से है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शफकत अब्बासी अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी वर्सा। और हमें अकबर एस बाबर साहब ने भी मेरा ख़्याल है ज्वाइन कर लिया है, जो मुनहरिफ रुकन हैं PTI के, और अभी उन्होंने महमूद खान अचकज़ई जो नामज़द हैं फॉर द लीडर ऑफ अपोजिशन, उनकी नामज़दगी को चैलेंज किया है in the I suppose in the constitutional court. अकबर एस बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने ये जो चैलेंज किया है महमूद खान अचकज़ई साहब की तकर्री को, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में किया है और आपने किन बेसिस पे किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी हमने चैलेंज नहीं किया है, हमने चैलेंज करने का इरादा जाहिर किया है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन हुआ नहीं है। लेकिन मैं चूंकि हम एक आसार, जिस तरह आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि आसार नजर आ रहे हैं कि ऐसा नोटिफिकेशन मुतवक्को है जिसके मुताबिक महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान की ईमा पे, उनकी डायरेक्शंस पे, उनकी एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस पे, जिसका इजहार वो जो PTI की खुद साख्ता क्या, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनको रिकग्नाइज नहीं करता, हम भी नहीं करते, क्योंकि एक जेन्युइन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अभी तक नहीं हुए और इलेक्शन कमीशन ने इन राइटिंग इनको इन्फॉर्म किया है, वो
बारहा ये कह चुके हैं कि जो भी उनका हुक्म होगा, जो भी इमरान खान की डायरेक्टिव होगी, उसके मुताबिक हमने फैसला करना है। किसी कमेटी की कोई हैसियत नहीं है, किसी ठीक इदारे है। की कोई हैसियत। तो उन्होंने एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस पे, और उनकी अपनी ट्वीट्स भी हैं और दूसरी सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि उनकी इंस्ट्रक्शंस पे महमूद खान अचकजई को ठीक है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नॉमिनेट किया। अब ये जो नॉमिनेशन है, ये जिस तरह आपने रेफर किया, पीएलडी 2018 पेज 370 में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो 3 मोअज़्ज़ज़ जज हजरात ने दिया था। उस वक्त के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साकिब निसार, मिस्टर जस्टिस अता बंदियाल एंड मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन, इन जी। 3 का फैसला है। और दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले में पिटिशनर्स थे, उनमें से एक पिटिशनर इमरान खान खुद थे। अच्छा। उन्होंने ये पिटिशन की थी कि चूंकि मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, इसलिए अब उनका सियासत में किसी किस्म का अमल दखल मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और ठीक ये है। गैर कानूनी है। जिस पे एक तफसीली फैसला आया, जिसका अगर पैरा 53 आप पढ़ें तो उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग टर्म्स में उन्होंने लिखा है कि अगर एक शख्स डिस्क्वालीफाइड है, वो सियासत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा लेता है, तो ये टैंटमाउंट टू मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लफ्ज इस्तेमाल किया, ओके, मॉकरी ऑफ द ओके, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। तो और बड़ी स्ट्रांगली उन्होंने कहा है कि व्हाट कैनॉट बी डन डायरेक्टली कैनॉट बी डन इनडायरेक्टली। और उसी फैसले के नतीजे में उस वक्त जब सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे थे, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत थी, उनको जो सर्टिफिकेट्स इशू किए थे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दस्तखतों से दैट्स थे, करेक्ट। वो फिर वापस लिए गए और उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जो केस उन्होंने खुद किया था, जिस मकसद के लिए किया था, अब उसी असूल को, उसी कानून को, उसी जो जिसमें लिखा है कि आइन को फ्लाउट करे, उसको खुद फ्लाउट कर रहे हैं। ठीक। तो देखिए, हमने रूल ऑफ लॉ अगर इस सोसाइटी में कायम करना है तो हमने लीडरशिप को उस रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। ठीक। ठीक। थैंक यू सो मच अकबर एस बाबर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और ये जो बड़ी अहम बात है आपने हमें बताई कि आप इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। जस्ट लास्ट वर्ड, आप इसको कहाँ चैलेंज करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे? मुनीजा जी, इस पे हमारी डिस्कशन जारी है और तैयारी भी हमारी जारी है। मोर देन लाइकली कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ही हमें चैलेंज करना होगा, लेकिन आफ्टर द फैक्ट, यानी एक दफा नोटिफिकेशन हो जाए फिर उसके हम बाद ही। challenge करें। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अफरा साहब खटक साहब, अब नोटिफिकेशन तो ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा और उसके ऊपर अकबर एस बाबर साहब चले जाएंगे जी, जिस भी अदालत में गए तो इसको चैलेंज भी कर देंगे। मक्का फाते अमल जैसे भी कह लें। अब अभी नून लीग हटी है कहते हुए कि जी जो भी पार्लियामेंट में फैसले होते हैं आप उनको अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। तो हाउ विल दिस लुक अगर इसको चैलेंज किया जाए और उसके नतीजे में महमूद खान अचकजई साहब को ना बनाया जाए लीडर ऑफ अपोजिशन? जी, मेरी गुजारिश तो ये होगी कि मैं तो यानी मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये हुकूमत की बात है या अपोजिशन की बात है। मेरी गुजारिश तो उसूल और आइन और कानून और जमहूरियत के उसूलों की रोशनी में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, वो ये है कि पिछले 10 साल में बहुत गड़बड़ हुई है। यानी जो फैसले अदालतों ने करने थे वो असम्बलियों ने किए, जो असम्बलियों ने करने थे वो अदालतें करने लगी थी। ये जो बाबर साहब ने फरमाया नवाज शरीफ साहब के बारे में, वाकई अदालत ने ऐसे फैसले किए थे, लेकिन अभी उसके बाद अदालत ने फैसला दिया कि नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसले हुए थे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हैं। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब को वापसी का रास्ता इस तरह मिल गया था कि अदालत ने खुद कहा कि उनके खिलाफ जो पहले फैसले हुए थे वो गलत थे। जी। तो मैं समझता हूँ कि असम्बलियों के फैसले असम्बली में होने चाहिए, अदालतों के फैसले अदालतों में होने चाहिए। ठीक है। अगर हम असम्बलियों के फैसलों को अदालतों के जरिए रोकना शुरू कर देंगे, देखिए ये सियासी मुकदमे हैं, ये नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहते थे, जरदारी साहब के बारे में ये कहते थे, वो भी गलत था। और आज अगर इमरान खान भी एक सियासी कैदी है, ये कि उसको आप उससे किसी को इख्तिलाफ है, इत्तेफाक है, वो और बात है, हमें भी उनकी सियासत से बहुत इख्तिलाफ रहा है, लेकिन ये इस तरह से यानी अदालतों के जरिए इंजीनियरिंग, सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता हमवार करना ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि इस निज़ाम के पीछे ऐसे लोग बैठे हैं जो जमहूरियत के पर काटना चाहते हैं। तो शफकत अब्बास अवान साहब, जो अफरा साहब खटक साहब बात कर रहे हैं, मगर एक तरह से आपको ये तो एडमिट करना होगा कि माजी में आप लोगों ने भी अदालतों का सहारा लिया, और अगर अब अकबर एस बाबर साहब कामयाब हो जाते हैं तो फिर महमूद खान अचकजई साहब तो नहीं रहेंगे ना लीडर ऑफ अपोजिशन। आप तो वकील भी हैं, मामलात को समझते हैं। मैडम, मसला ये है हमारे साथ कि इस मुल्क में एक तो आइन और कानून है नहीं, जो थोड़ा बहुत है हम उसकी एप्लीकेबिलिटी भी देखते नहीं है कि उसमें
उसकी रूह क्या है। वो जो फैसला है उसमें हुआ क्या था कि नवाज शरीफ साहब ने टिकट जारी किए थे विद सिग्नेचर, ही वाज सिग्नेटरी, ठीक है, सेनेट की टिकट। सेनेट की टिकट, और वो खुद डिस्क्वालीफाई थे। यहाँ पे क्या है कि हम 74 MNAs ने अपने सिग्नेचर से एक एप्लीकेशन दी है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन नामज़द किया जाए। वहाँ पे कहीं पे भी इमरान खान साहब के ना तो सिग्नेचर मौजूद हैं और ना उस एप्लीकेशन में कहीं उनका नाम मौजूद है। ये आपने कानूनी नुक्ता निकाल ही लिया, ठीक है कि तो ये इसलिए MNA 74 MNA इंटायरली डिफरेंट है ये मामला। ऑलराइट, इसको कोर्ट में ले जाएं, अच्छी बात है, मुझे नहीं इसमें कोई गर्व उम्मीद है आपको अदालत से? नहीं। अब देखें, अदालत से कतई उम्मीद नहीं है, कतई उम्मीद नहीं है, मुझसे जितनी बार पूछेंगे उम्मीद नहीं है, लेकिन चलें मज़ीद एक्सपोज तो होंगी ना अदालतें, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे सिग्नेचर नहीं है इमरान खान साहब अच्छा, के। नाउ दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हुज़ैफा रहमान साहब, अकबर एस बाबर का ताल्लुक आपकी पार्टी से तो नहीं है, मगर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी आपको वो बेनिफिट करते हैं। अब ये जो शफकत अब्बास अवान साहब बात कर रहे हैं, वकील हैं, कहते हैं जी हम 74 MNAs ने दस्तखत करके दिया कि महमूद खान अचकज़ई साहब को नामज़द किया जाए, हमें रिप्रेजेंट किया जाए एज लीडर ऑफ अपोजिशन। उसके अंदर इमरान खान साहब कहाँ से आ गए? जी, बहुत शुक्रिया जी। मुनीज़, एक तो गुज़ारिश ये है कि उन्होंने कोई अहम नुक्ता नहीं उठाया, आपने उसको अहम बना दी है। और मैं गुज़ारिश कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो दोनों का तज्ज़िया कानूनी मैंने ऐसे नुक्ता सुना तो जिस तरह अहम ही आपने। होता है सर। नहीं, 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 कोई कानूनी नुक्ता नहीं है। मैं आपको जब बताऊँगा आप सुनेंगी, उसके बाद आप और आपके व्यूअर एवेल्यूएट कर लेंगे कि कानूनी नुक्ता है या नहीं। इन्होंने 2 बातें करनी थी। पहली तो बात ये थी कि या तो ये उस जजमेंट को जो खटक साहब ने बात बड़ी प्यारी की है, उन्होंने कहा कि वो जजमेंट अब एप्लीकेबल नहीं है या इनफील्ड नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब को ऑलरेडी अदालतों ने रिलीफ दे दिया। चलें, इस पे मैं इक्तफा ज़रूर कर सकता हूँ। इन्होंने जो बात की है, आपने सवाल गंदम के जवाब चना दी है। उन्होंने अकबर एस बाबर ने उस जजमेंट का जो पॉइंट नंबर मैंने जो सुना है, आई थिंक 55 जो उन्होंने पढ़कर सुनाया, उसमें क्या उसकी ट्रांसलेशन है? काइंडली अपने प्रोड्यूसर से कहें कि उसकी ट्रांसलेशन पेज स्क्रीन पर चला 17, दे। और अवान पेज साहब 17 पे है वो, जो भी पैरा है, 53 जी वो पैरा 53 जो है, जी। उसका तर्जमा जो है वो अवान साहब को एक दफा पढ़कर दोबारा सुना दें और उससे कहें कि उसका क्या जवाब बनता है। मैं उस जजमेंट पे इख्तलाफ कर सकता हूँ, मुमकिन है मैं उस जजमेंट पे रिलाई नहीं कर रहा, अच्छा, मुमकिन है नहीं मेरा कर रहे। जजमेंट पे इख्तलाफ हो, लेकिन अगर ये उस जजमेंट को दुरुस्त मान रहे हैं और बानी तहरीक इंसाफ के जाने को भी दुरुस्त मान रहे हैं, तो उसमें वाज़ेह जो मुझे उन्हें पढ़कर सुनाया है, क्योंकि मैंने पूरी जजमेंट नहीं पढ़ी, उन्होंने कहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप असरअंदाज नहीं हो सकते। यहाँ तो आप डायरेक्टली असरअंदाज हो रहे हैं, सबको पता है। अगर सूरज मशरिक से निकलता है, सबको पता है। आपके बानी ने इसका ऐलान किया, आपके वजीर आला समेत सफ़ अव्वल के तमाम रहनुमाओं ने कहा कि अचकज़ई को हम इमरान खान की हिदायत पर जो है नॉमिनेट कर रहे हैं। तो मकसद कहने का ये कि आप उसके लीगल होने पे एतराज कर सकते हैं कि ये नुक्ता जो है ये सही है या गलत है, लेकिन आप ये कहें कि यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा। अगर उस जजमेंट को आप बेंचमार्क अच्छा बना सर लें, सर जो कि मैं ठीक नहीं है, बना रहा, आपकी बात सामने आ गई। नहीं नहीं हुज़ैफा साहब, मैं अब उस बात जजमेंट सुने ना, को मैं उस जजमेंट आपकी को बात बेंचमार्क साफ नहीं हो बना गई, रहा, आपकी और बात मैं नहीं, अच्छा, मैं मगर being सर Davis चले advocate, चले मैं being Davis advocate इनकी सपोर्ट कर रहा हूँ, ऑलराइट। लेकिन अगर ये उस जजमेंट को बेंचमार्क बनाते हैं तो फिर इनका केस बहुत कमजोर हो जाता है। अच्छा, उस ये भी जजमेंट वकील है, मैं को भी सर वकील हूँ, मैं आपको अच्छा जी आप भी वकील हैं, वेरी गुड। अच्छा फिर तो आप बात समझेंगे। आर्टिकल 69 है सर, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ मजलिस शूरा व्हिच इज द पार्लियामेंट। उसके अंदर ये बिल्कुल लिखा दुरुस्त। हुआ है, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। ठीक है जी, इस पे गुजारिश कर दूं आपको। जी जी जी, मैंने इसलिए तो चूंकि अभी मैं आप अर्ज ये कर रहा 27th हूं, और 26th मैंने तो अमेंडमेंट पे आपको आप अर्ज ये ये बार कहा, बार नहीं नुक्ता उठा रहे थे। नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जो फैसला साकिब निसार ने किया, मैं उसको एक गलत फैसला समझता हूं, एक मुतनाज़ा फैसला समझता हूं, और मैं समझता हूं कि फैसला दुरुस्त नहीं था। यही बात अगर मेरे भाई अवान साहब कर देते, इनका केस रिजॉल्व हो जाता और मेरे पास कोई नहीं जवाब ना मगर होता। सर मुख्तसर अगर सा ये उस जजमेंट को दुरुस्त मान सवाल रहे है हैं, कि जो फैसले आप पार्लियामेंट में करते हैं, अगर उनको अदालतें चैलेंज करेंगी तो आपकी जुरिस्डिक्शन किधर गई? नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, फिर आप उसको वहां से शुरू करें ना, अवान साहब के मुंह से कहलवाएंगे बात। नहीं सर, आपका कि मौकफ बानी इस पे तहरीक क्या है इंसाफ ना ने- सर, मैं क्योंकि नहीं, एंकर हूं ना, आप तो नहीं है, तो नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि नहीं, आपका इस पे मौकफ क्या है? मेरा मौकफ इस पे ये है
कि आप ये बात पहले इसको यहां से ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू। ओके। आप कहेंगे कुरान पाक में लिखा हुआ है नमाज ना पढ़ो, लिखा हुआ है आगे ये भी लिखा हुआ है अगर नशे की हालत में हो बिल्कुल मजलिस शूरा की कार्रवाई को अदालतें टच नहीं कर सकती। लेकिन इसका आगाज बानी तहरीक इंसाफ ने किया था। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब 2 लोगों को सेनेटर बनाया जी। और उन 2 लोगों को इन्होंने डिस्क्वालीफाई कराया साकिब निसार से इसी ग्राउंड के ऊपर। पहले उसमें माजरत करें ठीक है, और कहें कि मेरी वो जजमेंट मेरी पटिशन पे जो जजमेंट साकिब निसार ने दी थी वो गलत थी, गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी। फिर हम भी कहेंगे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसके आज बाद जजमेंट को कोई बंदा जवाब ना बनाए, हम नहीं बना रहे, मैं नहीं बनाना है, चाहता, ठीक है। लेकिन कम से कम जो सामने बैठे हुए हैं आज अगर वो अपनी यानी दे आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन, नो नो, आज अगर ऑल अपनी दवाई का खुद शिकार फेयर हो रहे इनफ, हैं, फेयर इनफ, तो काइंडली कहें तो सही वो जजमेंट गलत है। ठीक है, फेयर इनफ। वो जजमेंट अफरा साहब खट्टक साहब को मैं यहाँ पे गलत है, राइट, अफरा साहब वो खट्टक जजमेंट साहब आज भी गलत है। अच्छा तो हुज़ैफा रहमान साहब जो जी। बात कर रहे हैं, शफकत साहब मैं आपसे भी लूंगी कि जी वो जजमेंट आज भी गलत है, बट एट द सेम टाइम ही इज शाइंग अवे फ्रॉम सेइंग कि जी अगर ये हो जाता है तो फिर ये ठीक होगा या सही होगा। अब बात ये है कि इतनी देर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहा अगस्त से लेके अब तक। आई मीन हाउ डज इट रिफ्लेक्ट ऑन द करंट गवर्नमेंट एंड द डेमोक्रेटिक credentials of that government? जी देखिए, पार्लियामेंट पहले ही काफ़ी कमज़ोर है। देखें ना, ये 26वीं 27वीं तरमीमें हुई हैं, मुख्तलिफ ऐसी कानून साजी हुई। देखें ना, ये पिछले हफ्ते यानी ऑर्डिनेंस जारी हुआ सदर के दस्तखतों के बगैर और प्रोमलगेट हो गया, यानी प्रोमलगेट शोर मचा जी। जारी किया। तो ये इस तरह की चीज़ें ये मजीद इस रास्ते पर आगे न चला जाए। ये बात ठीक है कि पीटीआई के दौर में भी ऐसी बातें हुई थी, साकिब निसार साहब और दूसरे लोग के फैसले ऐसे थे जिसने निज़ाम को कमज़ोर किया, जमहूरियत को कमज़ोर किया, आइन को कमज़ोर किया, पार्लियामेंट को कमज़ोर किया। अब इस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए और मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के फैसले को पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। अदालतों का ये काम नहीं है कि वो पार्लियामेंट को चलाएं या पार्लियामेंट को रास्ते, और न पार्लियामेंट का ये काम है कि वो अदालतों के ऊपर यानी एक तरह से बैठ जाए और बेंचों के फैसले करे कि फलां बेंच ये सुनेगा, फलां बेंच ये करेगा। ये पार्लियामेंट का काम नहीं है। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स जी, फिर मैंने वक्फे पे जाना है। शफकत अब्बास साहब, जो हुज़ैफा साहब कह रहे हैं कि जी आप इसके ऊपर फिर आप कम से कम अपोलोजाइज करेंगे, पहले आपने क्या किया बिल्कुल था? भी नहीं, मैं अपोलोजाइज करता। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है और उसको उसके ट्रू सेंस में बिल्कुल एप्लीकेबल होना चाहिए। एक सज़ा याफ्ता शख्स का बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है कि वो सिग्नेटरी बने और वो कोई टिकट जारी करे। और वो बिल्कुल भी जो टिकट जारी किए थे नवाज शरीफ साहब ने, उनका बिल्कुल एम्बिट नहीं था, वो गलत जारी हुए थे। एक सज़ा याफ्ता शख्स को जिस तरह भी सज़ा हुई है वो टिकट जारी नहीं कर सकता। तो वो फैसला ठीक था? वो फैसला ठीक था। सब नहीं, तो अपनी उस जगह फैसले के कायम है। बक्या हिस्सा भी ठीक फिर तस्वीर करें ना कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो फैसला नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ तो कि ये आप आए मेरे साथ फैसला डिस्कस करें वो फैसला, मैं आपके साथ डिस्कस करने को तैयार हूँ। आप किस तरह कहते हैं कि एक बंदा एक मेहरबानी कर दें, फिर अगर आप में इतनी इखलाकी करेज है, कल आप अपने वकीलों को ये बात ताकीद कर दीजिएगा कि अगर ये जो दूसरे आपके मुनरीफ रुकन है, मुझे उनका नाम भूल गया, अगर वो आपके खिलाफ अचकजई के नोटिफिकेशन को जो हम करेंगे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एज अपोजिशन लीडर, अगर वो उसको चैलेंज करते हैं तो मेहरबानी कर ये अदालत में कहिएगा कि उस जजमेंट को हम दुरुस्त मानते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा 10 मिनट में अचकजई साहब फारिग होकर घर चले जाएंगे। मेरे भाई, अदालत में आप किसी जजमेंट को भी फारिग ना हम ना दुरुस्त समझें। जिस तरह की अदालतें आपने बना दी हैं, आप किसी को भी फारिग करा दें 1 मिनट में। अदालतें हैं पाकिस्तान में, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद। लेट मी स्पीक। अब हुज़ैफा साहब मेरा आप बोलते रहते हैं, जब कोई दूसरा बोलने लगता है तो फिर आप बोलें सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद और इस गैर आईनी कोर्ट जो आपने बनाई है उसके बाद आप समझते हैं कि अदालतें इंडिपेंडेंट हैं, अदालतें वो फैसला करेंगी जो हुकूमत नहीं चाहेगी। भाई हमें तो जरा भी उम्मीद नहीं है। मैं जवाब अच्छा, देता हूं। ये जो चूंकि आप दोनों बोल चुके हैं, मैं चाहूंगी कि इसका जवाब एक न्यूट्रल पार्टी जो है वो दे। अफरा साहब खट्टक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, बड़े अरसे से सियासत को देख रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी बड़े गहरी नज़र से देखते हैं। जो ईरान में इस वक्त जंग के बादल मंडला रहे हैं उसके ऊपर बात भी करना बहुत ज़रूरी है, उस पर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अफरा साहब खट्टक साहब, आप चूँकि 18वीं तरमीम के वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स थे,
तो ये जो सारा मामला शुरू हुआ है कि जी वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई करना, और अभी अकबर एस बाबर साहब ने उस जजमेंट का हवाला दिया जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे, वो तो 62-63 के ज़रिए हुए थे कि जी किसी सियासतदान ने अगर झूठ बोला है, वो सादिक अमीन नहीं है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और फिर वो सियासत नहीं कर सकता। अब अकबर एस बाबर उसी जजमेंट को लेके डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन अचकज़ई साहब के ख़िलाफ़ जाएंगे। तो ये जो 62-63 है, आप लोगों ने इसको सोचा नहीं कि आप इसको ठीक कर सकते हैं कि ये गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, वज़ीर आज़म को घर भेजा जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं उस वक़्त अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से उस कमेटी में था, जो 18वीं तरमीम की कमेटी थी। हमने लिख कर दिया था कि ये 62-63 आर्टिकल जो हैं, इनके जो ओरिजिनल वर्जन्स थे, यानी जो 1973 के आईन में दिए गए थे, वो बहाल करें। ये अभी जो वर्जन है, ये जनरल ज़ियाउल हक ने जो तरमीम करवाई थी 1985 में 52B में, उसमें ये शामिल की गई थी। तो ये ऐसे हुआ कि जब 18वीं तरमीम हो गई 2010 में, और हमने गैर जमहूरी क़ुव्वतों की मुदाखलत के दरवाजे उस पार्लियामेंट ने बंद किए, तो उसके बाद आपने देखा कि अब अदालतों के ज़रिए वज़ीर आज़मों को 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, 2017 में नवाज शरीफ साहब, जी। और ये अभी तक जारी है। तो इससे ये हुआ कि जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी, ये जो आपने देखा अदलिया का, आला अदलिया का बुरा हाल, ये तो पोलिटिसाइज हो गई ना जी। वो उनमें फैक्शन बन गए, एक पार्टी के साथ फैक्शन, दूसरी पार्टी के साथ, तीसरा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये फैक्शंस बन गए। तो ये डिस्टॉर्शंस आई है, मसख किया गया है सारे प्रोसेस को। जो 2014 और 2024 के दरमियान जो जी। वाकयात हुए हैं, बहुत नुकसान पहुंचाए आईनी जी निज़ाम। जी। तो शफकत अब्बास साहब, चूँकि आप भी वकील हैं, ये जो आपने कहा है कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी फिर से होना चाहिए, उसके अंदर क्या आप ये समझते हैं आपकी पार्टी कि इन चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए? आर्टिकल 62-63 जिसका सहारा आपने माजी में तो लिया है, मगर अब आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, वो सारी चीज़ें जो जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं, जो पार्लियामेंट के लिए नुकसानदेह है, उनकी बात होनी चाहिए। मगर वो तो रिलेटिव है ना, आप इस चीज़ को समझते हैं कि बिल्कुल नुकसानदेह है? बिल्कुल, ये भी नुकसानदेह है, और हमने इनको यही कहा है कि आएँ बैठें, बात किस पे करें कि आइन जो है उसको अपनी असली सूरत में बहाल करें, जमहूरियत को बहाल करें, सिविल सुपरमेसी लेके आएँ, पार्लियामेंट को सुप्रीम आपको करें। कोई जवाब आया? नहीं, ये जवाब अच्छा। अभी तक नहीं आया। अच्छा। उस आप वो जो भी तरीके तफ़ज़ आईन पाकिस्तान ने इनको चार्टर दिया है अपना, उसमें कोई एक बात भी पर्सनल ना तो इमरान खान साहब ठीक है। की है ना किसी और की है। ठीक है, ये वो सारी ये नहीं बातें है कि हैं खान जो साहब को छुड़ा दें। नहीं, उससे वो निकलवाई है। जो पहला उनका चार्टर था उसमें थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम नहीं इसके साथ एग्री। कोई ये ना समझे कि हम NRO ले रहे हैं, कोई ये ना समझे तो हम उसके कोई अंदर डील इमरान मांग रहे खान हैं या साहब डील को मांग रिहा करना या किसी और PTI को लीडर के रिहा करना की कंडीशन बिल्कुल नहीं भी है? नहीं है, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हुज़ैफा रहमान साहब, इसके ऊपर आप समझते हैं कि कोई कंसेंसस हो सकता है? मुझे पता है आप कहेंगे कि माजी में वज़ीर आज़म ने इनको दावत दी थी मगर ये नहीं आए, मगर चलें, लेट्स फॉरगेट अबाउट द पास्ट, नाउ दे हैव गिवन यू अ फ्रेश ऑफर, व्हाट नाउ? जी बिल्कुल, इनका एक बयान मेरी नज़र से गुजरा है कल, कि नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी उम्मीद की किरण है कि सियासी लोगों से ही बातचीत करने पर जी। आमादा हो रहे हैं, और अगर कुछ गलतियां हमसे हैं तो कुछ गलतियां इनसे भी हुई होंगी, और सुलह का जो बेहतरीन अमल होता है उसके अंदर आप एक दूसरे की तल्ख बातों को जिक्र नहीं करते। अगर ये नया COD साइन करना चाहते हैं तो हम उससे बैठने को तैयार हैं, अच्छा, और ठीक है, मेरे वेरी ख्याल गुड। से सियासी जमातों को ही सियासी जमातों से बातचीत करना होती है। हम्म। और अगर तहरीक इंसाफ मेच्योरिटी का सबूत दे रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हमें उसे सराहना चाहिए, तो आप और ये उनको एक अच्छी बात है। आप फटाफट खैर मकदम करें, कमेटी बनाएं, आगे चलें। नहीं देखिए, हमने अब आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ, और अगले 2-4 दिनों में आप देखेंगी कि हुकूमत के हमारे बाकी भी जो वज़रा हैं वो भी इसको एंडोर्स करेंगे कि अगर नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हम कोई कमेटी बनाएं जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग हों, जी बाकी जो पार्लियामेंट में बैठी हुई जमातें हैं, जी PTI है, बाकी लोग जी हैं, जी। तो इंशाअल्लाह ताला वो कमेटी भी बन जाएगी। अच्छा, ठीक लेकिन है, अल्लाह करे कि ये दोबारा इस पर नहीं कायम रहें, ऑलराइट, दोबारा बैकआउट ठीक है। ना करें। वो तो वक्त ही बताएगा, मगर अभी जो इस वक्त अफरा साहब, खटक साहब, एक और बड़ा अहम मामला जो है, हमने देखा है कि सदर ट्रंप किस तरह तंबी दे रहे हैं ईरान को। दूसरी तरफ आज जो एक पिक्चर आई है, स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने एक MOU बड़ा अहम साइन किया है वर्ल्ड लिबर्टी कंपनी को लेके क्रिप्टो के हवाले से। ये जब
इमेजेस जाएंगे ईरान के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है, ये मुनासिब था इस वक्त के अंदर? आप इस मीटिंग को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त ईरान की सूरत हाल में दो उसके पहलू हैं। एक ईरान के अंदरूनी हालात हैं, यानी ईरान, इसमें शक नहीं है कि ईरान में यानी मज़हब के नाम पे एक अमरीत कायम है और वहाँ पे लोगों के बहुत संगीन मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं और लोग उसके खिलाफ वक्तन फ़वक्तन उठते रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, मेरा ख्याल तीसरी चौथी बार है चूँकि बड़े पैमाने पे अवामी बगावत हुई है। तो ये उनका एक अंदरूनी उसका पहलू है। तो हम एक तरह से ईरान के अवाम के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो अमेरिका और इजराइल का मंसूबा है, वो देखिए, वो यही बात कहते थे लीबिया के बारे में, यही बात वो कहते थे शाम के बारे में, यही बात वो कहते थे सूडान के बारे में, कि वहाँ अमरीतें ख़त्म कर रहे हैं। अमरीतें ख़त्म हो गई, लेकिन वहाँ पर ऐसा इंतशार आया कि वो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ऐसे बुरे हालात में का शिकार हैं। और ये इजराइल के गलबे के लिए कर रहे हैं। तो गुजारिश है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत एहतियात करनी चाहिए। आप अपने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ कैसे अमेरिका के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, ये बहुत तशवीश की बात है। मैं समझता हूँ ईरान में इसका अच्छा असर नहीं होगा। ये तो ट्रंप के नुमाइंदे इसी तरह से मुख्तलिफ नामों से जाते हैं, लेकिन खेल, वो जो बड़ा खेल खेल रहे हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर कहना चाहिए कि ईरान का मसला जो है उसको ईरान के अवाम, ये अंदरूनी मसला ईरान का, किसी और मुल्क को बाहर से मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। अगर आज वो ईरान में करेंगे, कल पाकिस्तान में करेंगे, अफगानिस्तान में करेंगे, तुर्की में करेंगे, किसी और जगह करेंगे। ये तो अगर आप एक दफ़ा एक उसूल मान लेते हैं खेल का, तो फिर तो उस तरह खेल जो आपके खिलाफ भी जा सकता। जी, ये आपने बड़ी अहम बात की है कि वाज़े तौर पे पाकिस्तान को ये कह देना चाहिए था कि जो भी ईरान के अंदर हो रहा है वो उसका अंदरूनी मामला है, उसको देखा जाए। मगर अभी तक वाज़े तौर पे पाकिस्तान ने ऐसा क्यों नहीं कहा? और ये जो पिक्चर निकली है, इसका क्या असर होगा हमारे खित्ते के ऊपर? इसके ऊपर मज़ीद मामलात और बातचीत आगे बढ़ाएंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शफकत साहब, ब्रेक से पहले जो अफरा साहब खटक साहब कह रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए था, उनको ये वाज़े तौर पे कह देना चाहिए था कि ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो उनका अंदरूनी मामला है। अब ये जो तस्वीर हैं मैक विटकॉफ की, स्टीव विटकॉफ के बेटे की, कि वो हमारी तमाम क़यादत के साथ, सिविलियन और मिलिट्री क़यादत के साथ खड़े हुए इस टाइम पे जब ईरान को अमेरिका तंबी दे रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं बतौर अपोजिशन? मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। ये पिछले 5-6 माह से हमारी जो पॉलिसी है बिल्कुल ठीक नहीं है। हम इसराइल के मामले पर भी क्लियर नहीं है, हमारा स्टांस क्लियर नहीं था। हमने वहाँ पे क्या है कि जी अगर उनको आर्मलेस करना होगा हमास को, तो हम अपनी अफवाज भेजेंगे। और आज इस मौके पर ये इतनी बड़ा कोई काम नहीं था, इसको डिले भी किया जा सकता था और फिर भी कभी क्रिप्टो वालों को बुलाया जा सकता था। इस टाइम पे उस बंदे को बुलाना जो कि एक निजी कारोबार है ट्रंप का, और बुला के यहाँ पे कोई सेरेमनी करना और उस सेरेमनी में हमारे सारे लोगों का मौजूद होना बिल्कुल भी हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए ये अच्छा हमारी तरफ से साइन नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी पॉलिसी हमें रिवाइज करनी होगी, अदरवाइज हम मुस्लिम दुनिया में तन्हा रह जाएंगे। हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो ये बात कर रहे हैं उस तस्वीर की, जो हम दिखाना भी चाहते हैं, अभी दिखाएंगे कि किस तरीके से सिविलियन और पॉलिटिकल लीडर, जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो इकट्ठी हुई है एट दिस वेरी वेरी सेंसिटिव पॉइंट व्हेन अमेरिका इज थ्रेटनिंग ईरान। वाज दिस वाइज? जी, मुझे अब आपने 2 मिनट की पेशेंट ऑडियंस देनी है। जी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। आपको तो खैर ज़ाहिर आपके इल्म में नहीं होगा, बाकी दोस्त ज़ाहिर है एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, एक दूसरे भी हमारे पॉलिटिशियन दोस्त हैं। अगर इंसान को फैक्ट ना पता हो और आप ऐसे ही मुंह उठाकर कोई भी बात कर दें, पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड लिबर्टी कंपनी जो है पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट, जब ये रेगुलराइज नहीं हुआ था, रेगुलेट नहीं हुआ था, एग्जैक्ट फिगर मैं आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन कई 100 बिलियन रुपीस जो है वो सिर्फ हमने जब उसका एक ऑडिट कराया था आज से कुछ 6-8 महीने पहले, तो पता चला कि क्रिप्टो के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और एक तो जो स्टीव विटकॉफ के बेटे आए हैं, ये पहली दफा नहीं आए, ये 5-6 महीने पहले भी पाकिस्तान आए थे और पूरी दुनिया के अंदर इनका एक नाम है, मकाम है। यानी आफ्टर, अगर आप बिटकॉइन बात करें, ये दूसरी करेंसी है, यानी क्रिप्टो में जो वर्ल्ड लिबर्टी का नाम है, बहुत बड़ा नाम है और इसमें से ट्रंप की फैमिली का और उनके बेटे का एक हिस्सा है शेयर का। 75% बहुत बड़े 75% लोग हैं अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट। सारे लोग हैं जी, इसके अलावा भी और बहुत लोग हैं
और इवन के अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसमें सरमायाकारी की हुई है। और हमने पाकिस्तान में जब जो है ये बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज किया, एक अथॉरिटी बनाई, उसके बाद जाहिर है कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि बाइनेंस के सीईओ भी पाकिस्तान आए हुए थे। पूरी दुनिया की एक अट्रैक्शन मिली। चाइना के अंदर जाहिर है आपने देखा कि वहां पर भी ये बाइनेंस के सीईओ गए थे। यानी इतनी अहम इदारों के सीईओ आपके पास आ रहे हैं। अब हम वर्ल्ड लिबर्टी के सीईओ पाकिस्तान आ रहे होते, उनसे हमारी ये मीटिंग 4 महीने पहले तय हुई थी और हम अपनी मीटिंग रोक देते कि चूंकि ईरान और अमेरिका की कशीदगी चल रही है। देखिए ममालिक ऐसे नहीं चलते। हमने अपनी इकोनॉमी को आपको देखनी है। याद होगा हमें आपको याद होगा हमें- कि आपने रशिया के सुनिए। इमरान मुझे खान मुकम्मल साहब का करने दें। रशिया का दौरा कितना क्रिटिसाइज किया था। नहीं, नहीं, भाई, मेरा वो बात और मेरा है, ऐसे नहीं है। नहीं ये ऐसी आपके नहीं है, आप- हुज़ैफा ऐसे भाई नहीं है। हुज़ैफा भाई हमारे ताल्लुकात कभी रशिया के साथ हमारे अच्छा, ताल्लुकात उस नहर की कभी रहे हुज़ैफा भाई एक मैं बात अमेरिका के साथ कर रहा हूँ। तो क्रिप्टो ये के बारे किसने में डिसाइड करना है कि अच्छा। हमारे तल्लुकात किसी एक सिविल हुकूमत थी, वो डिसाइड करना था उन्होंने कि हमारे किसके साथ तल्लुकात बेहतर है, या बाहर बैठे हुए लोगों ने बताना था इमरान खान साहब को कि नहीं भाई इधर ना जाए, ये इनके साथ इमरान हमारे खान हालात का- ठीक नहीं। अगर एक मिनट इमरान हुज़ैफा खान का साहब, माजरत लेट के मी साथ- स्पीक, लेट मी अगर स्पीक, इमरान खान साहब की मत Let me मारी जाए speak, let और me वो speak. रशिया के पास उस टाइम अच्छा, मेरी सर, बात सर, तो सर, सुनिए। नहीं, ये इमरान खान साहब ने शफकत किसी और- साहब, किसी एक- और एक दूसरी सेकंड। तरफ अमेरिका के कि साथ आप हमारे रशिया ना जाए और रशिया से 78 वापस साल के आए, ताल्लुकात क्योंकि हैं हम भाई। अमेरिका अच्छा, की शफकत हम साहब- अमेरिका की कानूनी अच्छा, है एक सेकंड और हमने शफकत अमेरिका साहब, की ही ताबेदारी हुज़ैफा करनी साहब, है। इससे आम इंसान का क्या फायदा होगा, आम पाकिस्तानी का जो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है क्रिप्टो से, उनका क्या इससे फायदा आम होगा? पाकिस्तानी का ये फायदा होगा कि चूंकि डिजिटल करेंसी के अंदर आपके अगर 26 करोड़ आबादी है, उसमें से 4-5 करोड़ अगर डिजिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये सारी इन्वेस्टमेंट रेगुलेट हो जाती है और आपकी हुकूमत पाकिस्तान को अरबों नहीं खरबों रुपए टैक्स मिलना शुरू होता है। अच्छा, आपकी मगर अभी इकोनॉमी मजबूत लीगल ही होगी नहीं है ना, और जो- क्रिप्टो तो लीगल नहीं है ना सर। नहीं अभी तो नहीं लीगल ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ममालिक के अंदर इसको रेगुलराइज किया जा रहा है। हमारे मुल्क के अंदर एक अथॉरिटी बनी है, इसको लीगल करने के लिए अथॉरिटी बनी है। तो सर और अगर कैसे- आपकी लीगल सरकार करने के से पास- पहले ठीक है। हुज़ैफा साहब, अच्छा, सर, किसी चीज मुझे- को लीगल मुझे करने से आखिरी- पहले मुझे- आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर अच्छा, सकते सर, हैं चले- और चले- आप मुल्की लेवल पे उसमें चले सर लोगों को आखिरी इनवाइट कर सर सकते हैं कि आए लेट्स हमारे साथ नॉट मेक इट इनटू बैठ के शाउटिंग इस पे मैच। बात करें। मैं ये चीज लीगली अच्छा, नहीं है आपके शफकत मुल्क साहब में। आखिरी कमेंट मुझे अफरा साहब खटक साहब से लेने दें। सर आपको क्या लग रहा है कि क्या ये महज धमकी है सदर ट्रंप की, या आपको लगता है प्रेशर टैक्टिक्स हैं ऑन ईरान? आखिरी सवाल आपसे। ये दोनों हैं जी। देखें, इजराइल मशरिक वस्ता पे अपना गलबा कायम करना चाहता है और उसके रास्ते में 2 बड़ी ताकतें हैं मशरिक वस्ता के करीब, तुर्की भी है और ईरान भी है। जी। तुर्की ज़ाहिर है कि नेटो में शामिल है, लेकिन ईरान के खिलाफ उन्होंने पहले भी हमला किया था। वो सिर्फ ईरान में निज़ाम की तब्दीली जी। की बात नहीं करना चाहते, बल्कि ईरान को वो तोड़ना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, ताकि वो शाम की तरह इसराइल के जी। हाथ के नीचे आ जाए, जो बहुत खतरनाक बात है। और हमें इस खेल में न सिर्फ शरीक होना चाहिए, इसकी खुली मुखालफत करनी चाहिए। क्योंकि ठीक है। देखें ना, ये कल को खुदा न खास्ता हमारी यहाँ पर मुल्कों की सरहदें इजराइल और अमेरिका के साथ सरहदें हो जाएंगी, तो इससे ज़्यादा खतरनाक बात और क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अफरा साहब खटक साहब, वेरी वेल पुट। शफकत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हुज़ैफा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वी आर प्लेइंग विद फायर स्पेशली इन दिस रीजन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सियासतदान जो हैं वो संजीदगी से बैठ के पार्लियामेंट के अंदर कोई पॉलिसी डिवाइस करें ताकि वाज़े हो जाए कि पाकिस्तान किस तरफ है इस बड़ी ही नाजुक वक्त के पर। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।